जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी यूपी ट्रिपल सी पेट की बहुत शानदार चल रही होगी। तो दोस्तों, आपका पेपर आपके नज़दीक आता जा रहा है। आप सभी की तैयारी भी बहुत बहुत बेहतरीन होनी चाहिए, क्योंकि इस बार 80 प्लस अगर कम स्कोर आपका है तो आप मतलब उस रैंक में नहीं आ सकते जिस रैंक में आपका होना चाहिए। ठीक है, तो 80 प्लस आपका स्कोर तो होना ही चाहिए इस बार, क्योंकि पिछली बार आपने देखा एक बेहतरीन स्कोर के साथ सप्लाई इंस्पेक्टर में कम वैकेंसी थी तो लोगों को लिया गया। तो आज हम लोग जीके जीएस के फिर से 40 मोस्ट इंपोर्टेंट सिलेबस के अनुसार क्वेश्चन करने वाले हैं। ये क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम के लिए बहुत बेहतरीन होंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में है। आप सभी को पता होगा सिंधु घाटी सभ्यता की अगर मैं खोज की बात करता हूं तो सबसे पहले इसका हड़प्पा स्थल खोजा गया, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। क्या बोलेंगे? सबसे पहला इसका स्थल दोस्तों हड़प्पा खोजा गया, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। और ये स्थल खोजा गया था 1922 में। ठीक है, 1921 में हड़प्पा खोजा गया। 1922 में इसका एक और स्थल खोजा गया जिसे मोहनजोदाड़ो कहते हैं। क्या बोलेंगे? इसे कहते हैं मोहनजोदाड़ो। ठीक है, और हड़प्पा ये खोजा किसने था? ये रावी नदी के किनारे, याद रखेंगे, किसने? दयाराम साहिनी ने। किसने? दयाराम साहिनी जी ने खोजा था। और ये वर्तमान में कहाँ पर है तो याद रखेंगे पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, आलमगीरपुर मेरठ के आसपास आप यूपी में जाएंगे, हिंडन नदी के तट पर। कालीबंगा राजस्थान, लोथल आपका गुजरात में पड़ता है। क्लियर है? तो राइट आंसर क्या होगा? बी के साथ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आप सभी की स्क्रीन पर। कह रहा मगध की प्राचीनतम राजधानी कौन थी? तो सबसे मगध की अगर प्रतिष्ठान बूझी आए किसकी थी तो क्या बोलेंगे? ये प्रतिष्ठान जो थी दोस्तों ये आपकी थी जो सातवाहन वंश आपने सुना होगा, सातवाहन शासन। सातवाहनों की राजधानी क्या थी? सातवाहनों की राजधानी प्रतिष्ठान थी, याद रखेंगे। गिरिव्रज या राजगृह जो थी वो मगध की थी। ठीक है, और चंपा ये अंग आपने एक था, अंग सुना होगा, तो अंग की राजधानी क्या थी? चंपा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा गुप्तकालीन रजत मुद्राओं का क्या कहा जाता था? गुप्त काल में जो रजत मुद्राएं थी उन्हें क्या कहा जाता था? दीनार जो तो था, दिशा दीनार, ये गुप्त काल में सोने की मुद्रा को दीनार कहा जाता था। ठीक है, सोने की मुद्रा को दीनार कहा जाता था। अगर पूछा जाए रुपया, रुपया चांदी का बूझ ले या रजत, रजत चांदी एक ही बात होती है, तो याद रखेंगे चांदी का बूझे तभी आपको रुपये ही लगाना। निष्क्रिय दोस्तों क्या था? तो निष्क्रिय दो जगह आपको देखने को मिलेगा। एक तो दोस्तों ऋग्वैदिक काल में, जो ऋग्वैदिक काल होता है वहां पर जो निष्क था, ऋग्वैदिक काल में निष्क जो था वो आभूषण था। क्या बोलेंगे दोस्तों? ऋग्वैदिक काल में ये आभूषण था। लेकिन दोस्तों जब उत्तर वैदिक काल आता है, कौन सा आता है? उत्तर वैदिक काल आता है, तो उत्तर वैदिक काल में ये दोस्तों सिक्के के रूप में, मतलब मुद्रा के रूप में, सिक्का नहीं कह सकते सर, ये कह सकते हैं कि ये मुद्रा के रूप में उत्तर वैदिक काल में आपको देखने को मिलता है। करशापण ये मौर्य काल की मुद्रा थी। अगला क्वेश्चन, जरा आगरा शहर का संस्थापक कौन था? आगरा शहर का संस्थापक कौन था? आगरा की स्थापना की बात करता हूं, आगरा शहर का संस्थापक कौन हो जाएगा? तो कब? 1504 में इसकी स्थापना की गई थी। संस्थापक था सिकंदर लोदी, और इसको 1506 में राजधानी बनाया गया। कब सर? 1506 में इसको राजधानी बनाया गया था, 1504 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट पर चलेंगे। किराया है निम्नलिखित में से एक सिख गुरु ने अमृत शहर की स्थापना की थी। कौन से सिख गुरु थे जिन्होंने अमृत शहर की स्थापना की थी? गुरु अर्जुन देव के बारे में क्या बातें हैं सर? इनको जहांगीर ने मरवा दिया था। ठीक है, याद रखेंगे। 5 का राइट आंसर विकल्प उत्तर सी के जाएगा। गुरु रामदास जो थे अमृत शहर की स्थापना की थी, याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा? कह रहा मराठी पाक्षिक पत्र बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया? बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया? अब बहुत से लोग भाई साहब बीजी तिलक पर जा रहे होंगे, बाल गंगाधर तिलक पर मैं काट देता हूं, क्योंकि ये मराठी पत्रिका आपने सुनी होगी उसी के थे। लेकिन कह रहा बहिष्कृत भारत किसकी है? तो बहिष्कृत हितकाणी बूझे, बहिष्कृत हितकाणी सभा बूझे या बहिष्कृत भारत बूझे, ये सभी किसने? वी आर अम्बेडकर से संबंधित है। इनकी इसी के नाम पर एक बहिष्कृत हितकाणी सभा भी इन्होंने स्थापना की थी। कौन सी? बहिष्कृत हितकारिणी सभा की भी स्थापना किसने की थी? तो क्या बोलेंगे? भीमराव अम्बेडकर जी ने की थी। क्लियर है आप सभी को? ये बात याद रखना है। ठीक है, जो जेके गोखले हैं इन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी 1905 में स्थापना की थी। बीडी भारत 1904 में अभिनव भारत की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, क्या हरिजन समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? हरिजन, हरिजन पता, अगर मुझे दलितों को सबसे पहले हरिजन किसने कहा तो भी क्या बोलेंगे? गांधी जी ने ही कहा। और हरिजन पत्रिका भी किसकी थी? गांधी जी की थी। न्यू इंडिया मुझे वो भी नहीं की थी, सॉरी न्यू इंडिया नहीं, न्यू इंडिया तो इन्वेस्टमेंट की गांधी। यंग इंडिया किसकी? यंग इंडिया इन्हीं की थी, यंग इंडिया। ठीक, इंडियन ओपिनियन इन्हीं का अखबार था, याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, क्या बेबगल सिद्धांत किसने संबंधित है? तो आप सभी को पता होगा बेबगस सिद्धांत को दोस्तों हड़प नीति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हड़प नीति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? हड़प नीति भी कहा जाता है। ठीक है, इसके तहत क्या हुआ? लोग सबसे पहले 1848 में किसको हड़पा गया? तो क्या बोलेंगे? सबसे पहले सतारा को हड़पा गया, सतारा को हड़पा गया। ठीक है, उसके बाद जैतपुर, क्या बोले 49 में जैतपुर और संभलपुर को हड़पा गया। 1849 में जैतपुर और संभलपुर को हड़पा गया। ठीक है, अच्छा अगर पूछा जाए झांसी को तो क्या बोलेंगे? 1853 में, बहुत बार एग्जाम में आया सर, 1853 में किसको?
ये झांसी को भैया 1853 में हड़पा गया, बहुत बार एग्जाम में आया है। अगर बुझदे भाई अवध को हालांकि कुप्रशासन के आधार पर कब 1856 में अवध को कुप्रशासन के आधार पर क्या किया गया, हड़पा गया, आपको याद रखना है। और ये कौन लाया था, डलहौजी, झंडू बम डलहौजी भाई साहब लाया था, क्लियर है, ये डलहौजी लाया था, क्लियर आप सभी को। चलिए याद रखेंगे भाई साहब, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो चक्कर में नहीं पड़ना, बेहतरीन क्वेश्चन है, ऐसे ही आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, प्रीवियस उठा के देख लेंगे, ठीक है भाई साहब। अगला क्वेश्चन, क्या 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था। बरेली, आप सभी को पता होगा 1857 के विद्रोह के बारे में बहुत कुछ बातें बताई हैं। इस वक्त गवर्नर जनरल कौन था, तो कैनिंग गवर्नर जनरल था। बाद में क्या हुआ, जब ब्रिटिश, तो अगर बुझ लिया जाए कि किस विद्रोह के बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी था उसका शासन भारत में समाप्त हो गया, तो भी आप 1857 बताएंगे। और कहे किसके विद्रोह के बाद, ब्रिटिश क्राउन का, मतलब ऐसा हुआ जब 1857 का दोस्तों विद्रोह हुआ, तो जो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी जड़ें उखड़ गई, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना जो यहाँ व्यापार करती थी उसने वहाँ का छोड़कर फिर ब्रिटिश क्राउन को दे दिया कि अब ब्रिटिश क्राउन यहाँ पर व्यापार करेगा, ठीक है। और इसीलिए जो कैनिंग था पहले गवर्नर जनरल था, फिर इसको वायसराय बना दिया गया था, ठीक है, याद रखेंगे। तो ये बरेली से कौन कर रहा था, तो बरेली से कौन कर रहा, खान अब्दुल गफ्फार खान। ये ब्रिटिश कादिर आपके एग्जाम में बहुत बार आए हैं, ये लखनऊ से संबंधित थे। अगर आप कहेंगे सर यहाँ से, तो बेगम हजरत महल थी, लेकिन बेगम हजरत जो महल थी उन्होंने अपने जो अल्पवयस्क पुत्र था ब्रिटिश कादिर, इसी को बैठाला था, ठीक है, गद्दी पर, ठीक है। और यहाँ से मतलब नेतृत्व तो बेगम हजरत महल ने ही किया था। कुंवर सिंह या बिहार के क्षेत्र के संबंधित थे, क्लियर आप सभी को। अच्छा, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर दोस्तों ये रहेगा, मैंने अभी इसी से संबंधित क्वेश्चन भी आपको बताया। कह रहा है 1800 महारानी विक्टोरिया भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश नियंत्रण में लेने के लिए कब घोषणा की थी। और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है कि ये जो पत्र जो 1858 का, क्या बोलेंगे, ये एक्ट कब का था, तो क्या बोलेंगे दोस्तों, ये 1858 का एक्ट था। कई बार एग्जाम में आया है कि इसे कैनिंग ने कहाँ से पढ़ा था, तो क्या बोलेंगे, कैनिंग ने इसे दोस्तों इलाहाबाद से उस वक्त पढ़ा था। कहाँ से, इलाहाबाद, वर्तमान में आप प्रयागराज कह सकते हैं, ठीक है, इलाहाबाद से पढ़ा था। एक बात और भी याद रखेंगे दोस्तों, क्यों इलाहाबाद से पढ़ा था, क्योंकि जब कैनिंग को रपटाया गया था, मतलब भगाया गया था, क्यों, 1857 के विद्रोह में, तो कैनिंग ने आपातकालीन अपना मुख्यालय इलाहाबाद को ही बनाया था, ठीक है, याद रखिएगा। 1858 में ये एक्ट पारित हुआ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो भाई साहब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आप सभी की स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। क्या भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन कौन सा होता है। ज्योग्राफी के क्वेश्चन करेंगे, 10 क्वेश्चन अब तक हम हिस्ट्री के कर चुके हैं। क्वेश्चन कह रहा है भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन कौन होता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कुएं और नलकूप जो है प्रमुख है, ठीक है, कुएं और नलकूपों से ज्यादातर भारत में सिंचाई की जाती है, ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, क्या निम्नलिखित में से कौन सी फसल नगदी फसल नहीं होती है। नगदी फसल कुछ देखो फसलें व्यापारिक हैं और कुछ आपकी नगदी हैं, कपास, गेहूं, जूट, गन्ना। तो राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही, 12 का डी हो जाएगा। गेहूं जो है आपका ये नगदी फसल नहीं होती है, ठीक है, नगदी फसल नहीं है, ऑप्शन डी के साथ जाएंगे, क्लियर आप सभी को। चलिए, खाद्यान्न फसल के अंतर्गत आती है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कल्याण सोना किसकी किस्म है। भाई साहब आज ज्योग्राफी में मैंने क्या किया है, आज किस्मों से और फसलों से रिलेटेड क्वेश्चन ले लिए हैं, क्योंकि एग्जाम में छप जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। कल्याण सोना बूझिए, तो क्या बोलेंगे, बिल्कुल सही, 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी के साथ जाएंगे, गेहूं की किस्म है, ठीक है, गेहूं की किस्म है कल्याण सोना, क्लियर आप सभी को। अगला क्वेश्चन, क्या निम्नलिखित में से कौन सी चावल की किस्म नहीं है। हंसा, वाला, रत्ना, ये सभी किसकी पर, रत्ना भी किसकी चावल की किस्म है, पद्मा, जया, सभी ये किसकी हैं, ये आपकी चावल की किस्में हो। तो इनमें से कौन सी नहीं, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी ज्वाला भैया ये जो है चावल की किस्म नहीं है, क्लियर है आपको। अगला क्वेश्चन रहा है कौन सा भारत का कौन सा राज्य शक्कर का प्याला कहा जाता है। अगर विश्व में कहा जाता है तो क्यूबा को जो होता है उसे कहा जाता है शक्कर, मतलब क्यूबा में, ऐसा नहीं क्यूबा में गन्ना नहीं, यहाँ चुकंदर से चीनी बनाई जाती है, ठीक है, चीनी का कटोरा किसे, क्यूबा को कहा जाता है, ठीक है। शक्कर और चीनी एक ही बात होती है, देहात में शक्कर कह देते हैं चीनी को। बाकी क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को पता होना चाहिए, क्या होगा, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी के साथ जाएंगे, उत्तर प्रदेश। हालांकि वर्तमान में उत्तर प्रदेश को पछाड़कर महाराष्ट्र गन्ने के उत्पादन में भी नंबर 1 पर आ गया है, और चीनी में भी, ठीक है, लेकिन शक्कर का पहला उत्तर प्रदेश को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम लोग किसके क्वेश्चन करेंगे, अब इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन करेंगे। और क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से पहला क्वेश्चन कह रहा कि HYV कार्यक्रम को बाद में भी कहा जाता है, बाद में श्वेत क्रांति कहा जाता है, सुनहरी क्रांति, नवकृषि क्रांति या नीली क्रांति। जो HYV कार्यक्रम है इसे क्या कहा जाता है भारत में, तो क्या बोलेंगे, ऑप्शन डी नव कृषि क्रांति कहते हैं, क्या कहते हैं, नव कृषि क्रांति कहते हैं। बाकी नीली क्रांति आप सभी को पता है मत्स्य उत्पादन से संबंधित, किससे, मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। श्वेत क्रांति ऑपरेशन फ्लड 1970 में वर्गीस कुरियन जी लाए थे, उनसे संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस बैंक की टैग लाइन जो है वो वन फैमिली वन बैंक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वन फैमिली वन बैंक किसकी टैग लाइन है, तो क्या बोलेंगे, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की टैग लाइन क्या है, वन फैमिली वन बैंक, क्लियर है आप सभी को। चलिए भाई साहब अगला क्वेश्चन, क्या आत्मनिर्भरता की प्राप्ति को सर्वप्रथम किस योजना का मुख्य उद्देश्य निर्धारित किया गया था।
आत्मनिर्भर की प्राप्ति किस पंचवर्षीय मतलब पंचवर्षीय योजना में पूछा गया है, तो आप सभी को बताना है। चौथी, पांचवी, आठवीं, सातवीं। आप सभी को पता होगा 1950 में दोस्तों योजना आयोग की स्थापना होती है, और कौन से किसकी समिति की सिफारिश पर, तो केसी नियोगी समिति की सिफारिश पर योजना आयोग की स्थापना होती है। साथ ही मैं आप सभी को यह भी बता दूं, योजना आयोग बना उसी के बाद 1951 से पहली पंचवर्षीय योजना 56 तक चली, ठीक है। दूसरी की बात करता तो 56 से 61 तक चली, तीसरी की बात करता तो 61 से 66 तक चली, ठीक है। फिर 3 वर्षों तक 66 से 69 तक आपका क्या होता है, योजना अवकाश देखने को मिलता है। फिर आपकी कौन से 69 से फिर से आपकी शुरू होती है कौन सी, चौथी पंचवर्षीय योजना, और ये आपकी चलती है 69 से, हाँ 69 से आपकी कब तक चलती है, 74 तक चलती है आपकी। फिर 74 से शुरू होती है पांचवी पंचवर्षीय, चार ही वर्ष चली आपकी, 78 तक चलती है। उसके बाद 78 से फिर आपको योजना अवकाश 80 तक देखने को मिलता है। फिर 80 तक आपका योजना अवकाश देखने को मिलता है। फिर आपका क्या शुरू होता है, तो अभी बता देता हूँ भाई साहब, फिर से आपकी छठी पंचवर्षीय योजना शुरू होती है। और छठी पंचवर्षीय योजना का जो काल था वो कब तक रहा, छठी पंचवर्षीय योजना का जो काल था वो 80 से 85 तक रहा, 80 से 85 तक रहा। उसके बाद भैया सातवीं पंचवर्षीय योजना आती है, 85 से आपकी 90 तक रहती है, 90 92 फिर आपका योजना अवकाश आ जाता है। फिर तुम्हारी 92 से स्टार्ट होती है कौन सी, 90 92, हाँ योजना अवकाश रहता है। फिर 92 के बाद मतलब कह सकते हैं, तो 92 से 97 तक फिर से आपकी चलती है कौन सी, सातवीं आठवीं पंचवर्षीय योजना, आठवीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। तो आत्मनिर्भरता की प्राप्ति जो था ये लक्ष्य किसका था, तो क्या बोलेंगे चौथी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, जिसका जो जीवन काल था मतलब कह सकते हैं समय ज्यादा 69 से 74 तक था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया कि राज्यसभा में जीएसटी, क्वेश्चन क्या है कि राज्यसभा में जीएसटी कब पास किया गया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। क्वेश्चन राइट आंसर 3 अगस्त 2016 होगा। 1 जुलाई 2017 वाले सभी गलत हैं क्योंकि वो जीएसटी लागू की गई थी। कह रहा राज्यसभा में जीएसटी कब पारित किया गया, तो बोलेंगे 3 अगस्त 2016। क्लियर आप सभी को। आइए अगले पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है। देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था जो होती है भारत में अपने यहाँ है, इसमें क्या होता है, जो आपकी आरामदायक वस्तुएं होती हैं उनमें निजी होता है, वो जितना चाहे रख सकती है माल मतलब रुपए, ठीक है। लेकिन जो जैसे रोजमर्रा की वस्तुएं हैं, जैसे कोई खाद्यान्न वस्तु है या नमक वगैरह है, तो इन पर क्या होता है, इन पर सरकार अपने दाम तय करती है, यानी कि सार्वजनिक और निजी जो क्षेत्र उनमें सह अस्तित्व होता है, तो सी के साथ जाएंगे। क्लियर आप सभी को। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा, क्या निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, आप सभी को पता होगा, लेकिन यह बताना है किस अधिनियम के द्वारा ऐसा किया गया था। बिल्कुल सही, 21 के राइट आंसर विकल्प उत्तर ए होगा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की ये बात है, उसी के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। क्लियर आप सभी को। अगले क्वेश्चन पर भाई साहब बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन ये रहेगा, भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है। भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस संविधान से ग्रहण की गई है। क्वेश्चन नंबर 22 आप सभी की स्क्रीन पर। तो मौलिक अधिकार कहां से, देखो मौलिक अधिकार के बारे में आप सभी को 2 ही 4 बातें याद रखनी है जो आपके एग्जाम में ज्यादातर पूछी जा सकती हैं। भाई इनका वर्णन कहाँ है, तो भाग अगर पूछा है तो भाग 3 में बोलेंगे। अगर अनुच्छेद पूछा जाए कहां से कहां तक, 12 से 35 तक बोलेंगे, ठीक है। कहां से लिए गए हैं तो क्या बोलेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका से, ठीक है। अच्छा मूल संविधान में कितने थे, तो मूल संविधान जब बना था इनमें 7 थे, वर्तमान में आपके 6 हैं, एक आपका हटा दिया गया जो अनुच्छेद आपका 31 था, जिसे हम लोग संपत्ति का अधिकार कहते हैं, ठीक है। ये कब हटाया गया, तो क्या बोलेंगे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको हटा दिया गया, जो अब आपका कहां पर है, यह आपका 300 के का में रखा गया है। क्लियर आप सभी को। ये बातें याद रखनी जो आपके एग्जाम में ज्यादातर एग्जाम में यहां पर आते हैं क्वेश्चन। अगले पर चलते हैं भाई साहब। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे बी आर अम्बेडकर, रटा होगा आप सभी को। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, किसके, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, उसमें 7 सदस्य थे, याद रखेंगे, ठीक है। बाकी संघ संविधान समिति की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू जी थे, ठीक है। संघ शक्ति समिति पूछे, संघ शक्ति समिति पूछे, संघ संविधान समिति पूछे तो बोलेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। 23 का सी हो जाएगा। अगले पर चलते हैं। ये रहा आप सभी की स्क्रीन पर। मूल अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बालकों के नियोजन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित, जो बालकों का नियोजन होता है वहां से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है, कौन सा अनुच्छेद, तो राइट आंसर क्या होगा, कौन सा अनुच्छेद बालकों के नियोजन से संबंधित हो जाएगा। तो आप सभी को पता होगा, देखिए बालकों के नियोजन से बात करें, शोषण का अधिकार आपने सुना होगा, मूल अधिकार के अंतर्गत आता है शोषण का अधिकार। अगर मैं इसकी बात करूं आर्टिकल 23 और 24 में इसका वर्णन किया गया शोषण के विरुद्ध अधिकार का, ठीक है। तो ये आपका कहां देखने को मिलता है, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर किसके साथ, डी के साथ जाएंगे। यानी कि अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि जो 14 वर्ष से कम बच्चे हैं उनके आप उनको कारखानों में नहीं लगा सकते, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहेगा आप सभी की स्क्रीन पर, कि 2 पूर्ण अवधियों में उपराष्ट्रपति कौन रहे थे, भारत के उपराष्ट्रपति 2 पूर्ण अवधियों में कौन रहे थे। आप सभी को पता है उपराष्ट्रपति के पद की चर्चा अनुच्छेद 63 में की गई है। साथ ही आप सभी को बता दें
अनुच्छेद 89 शायद, हाँ इसी के अंतर्गत जो होता है वो इसमें बताया गया कि ये मतलब उसके राज्यसभा के सभापति होंगे, ठीक है। तो आपके राधा कृष्णन जी जो थे, राधा कृष्णन जी ये आपके पहले ही उपराष्ट्रपति थे और दूसरे लगातार 2 वर्षों तक इन्होंने अवधि की, फिर उसके बाद ये प्रधानमंत्री भी, सॉरी राष्ट्रपति जी रहे थे, ठीक। तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, ये रहा आप सभी की स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन साइंस का पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर रहेगा। क्या धातुओं अम्लों के साथ अभिक्रिया करके क्या उत्पन्न करती हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। धातुएं जो होती हैं वो अम्लों के साथ जब अभिक्रिया करती हैं तो क्या उत्पन्न करती हैं? धातुएं। धातुएं आप सभी को याद रखना, जो अम्लों के साथ जब अभिक्रिया करेंगी तो लवण और हाइड्रोजन बनाएंगी। क्या बनाएंगी? एक तो आपका लवण बनाएंगी और आपका प्लस हाइड्रोजन बनाएंगी, ठीक है, याद रखेंगे। क्या बनाएंगी? H2O, ठीक है, H2 हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन, क्या यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलने पर कौन सा यंत्र होता है? आप सभी को पता होगा ऊर्जा ना ही नष्ट की जा सकती, ना ही बनाई जा सकती, बल्कि वो परिवर्तित की जाती है। तो जो यंत्र होता है, यंत्र को विद्युत में कैसे एक परिवर्तित करते हैं, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में कैसे परिवर्तित किया जाता है? तो किसके द्वारा? बिल्कुल सही, 27 का डायनमो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, आप सभी को याद रखना बी। अब भैया विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में, विद्युत मोटर में। सौर सेल क्या होता है? ये सूर्य ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। सौर सेल सूर्य ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, ये रहा आप सभी की स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 साइंस का एक क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है भाई साहब, क्या इनमें से कौन सा एक सेप्रोट्रॉफ है? कौन सा एक सेप्रोट्रॉफ है? राइट आंसर 28 का क्या बोलेंगे? बिल्कुल गजब का होगा भाई साहब। तो 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चुनेंगे भाई साहब 28 का राइट आंसर। बिल्कुल सही हो जाएगा आपका 28 का राइट आंसर, बिल्कुल सही ए, कुकुरमुत्ता जो है वो सेप्रोट्रॉफ हो जाएगा, ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। अगला ये रहा आप सभी की स्क्रीन पर, जीवाणु विज्ञान के जनक किसे कहा? जीवाणु विज्ञान का जो जनक है वो किसे कहा जाता है? तो क्या बोलेंगे? ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक को जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है, डी के साथ जाएंगे भाई साहब। ल्यूवेनहॉक को जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्या पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? जो पाचन क्रिया होती है इनमें जो प्रोटीन होते हैं वो किस में बदल जाते हैं? आप सभी को ये क्वेश्चन पता होना चाहिए, क्योंकि इस क्वेश्चन का राइट अमीनो अम्ल होगा। अमीनो अम्ल में जो होता है, जो प्रोटीन होता है वो अमीनो अम्ल में टूट जाता है, ठीक है। और प्रोटीन आप सभी को पता है सड़ती है, और दालों से सबसे ज्यादा प्रोटीन प्राप्त होती है। क्लियर आप सभी को? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ही रहेगा। अब हम लोग स्टैटिक के 10 क्वेश्चन करेंगे। क्या राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद वेरी इंपोर्टेंट, 1952 में स्थापना होती है इसकी। तो क्या बोलेंगे? 81 का राइट आंसर ए हो जाए, बिल्कुल से प्रधानमंत्री जी होते हैं। प्रधानमंत्री नीति आयोग जो आपका बनाया गया उसी के भी अध्यक्ष होते हैं। पहले योजना आयोग था, 2015 में नीति आयोग कर दिया गया, उसके भी जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री ही होते हैं। क्लियर आप सभी को? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तेरा कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? आप सभी को पता होगा, भारत को 2 बराबर भागों में लगभग काटती है कर्क रेखा। भारत के 8 राज्यों से कौन कौन? शुरुआत से देख लो, गुजरात है, फिर राजस्थान है, राजस्थान के बाद आपका मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के बाद आपका छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, फिर आपका त्रिपुरा, फिर मिजोरम। ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कमेंट बॉक्स में आप सभी को ये बताना है, मैं करवा चुका हूं कि बिल्कुल बीचों बीच से किस जो कौन सा राज्य जो है राज्य को बराबर 2 भागों में बांटती है, किस राज्य को, मतलब ये 8 राज्यों से गुजरती है। इन 8 राज्यों में से आपको ये बताना है कि जो कर्क रेखा है वो बराबर मतलब बीचों बीच किस राज्य से गुजरती है। एक क्वेश्चन आपको ये बताना है, और दूसरा क्वेश्चन ये बताना है कि जो मानक समय रेखा है भारत की, और मानक समय रेखा और कर्क रेखा, ये कौन सा ऐसा कहां पर दोनों आपस में किस राज्य में काटती है? तो मैं इस क्वेश्चन का जवाब बता देता हूं। छत्तीसगढ़ जो होगा, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में मानक समय रेखा और कर्क रेखा ये दोनों दोस्तों आपस में काटती हैं एक दूसरे को, लेकिन आपको ये बताना है कि किस राज्य से बीचों बीच से निकलती है। अगर आपने पढ़ा होगा तो मैंने करवाया है, ठीक है। चलो अगला, क्या एक पोलो की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो आप सभी को पता होना चाहिए भैया, पोलो में कितने खिलाड़ी? 11, फुटबॉल हो, हॉकी हो या क्रिकेट हो, रटा होगा आपको, ये 11 खिलाड़ी होते हैं। लेकिन भाई साहब क्या बोलेंगे? बिल्कुल सही, 4 होते हैं। किसमें? 4। और ये 6 किसमें होते हैं? वॉलीबॉल। वॉलीबॉल में कितने होते हैं? वॉलीबॉल में भाई साहब 6 होते हैं, 4 होते हैं पोलो में। अगला क्वेश्चन, क्या सार्क की प्रथम बैठक कहाँ? 1985 में जब सार्क की स्थापना होती तो इसकी पहली बैठक इस्लामाबाद, सॉरी ढाका में की गई थी। पहली बैठक ढाका में की गई थी, और इसकी जो मतलब जो क्या नाम इसका जो मुख्यालय है वो आपका काठमांडू में देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नेपाल। यक्षगान किस रूप में किस राज्य से संबंधित? तो यक्षगान जो आपका कर्नाटक से संबंधित। किससे? यक्षगान आपका कर्नाटक से संबंधित है, सी के साथ जाएंगे भाई साहब। कर्नाटक से संबंधित है यक्षगान, किससे? कर्नाटक से। क्लियर आप सभी को? अगले पर जो बढ़ेंगे, ये रहा आप सभी की स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। क्या अतीत के चलचित्र बूझे, श्रृंखला की करणियां बूझे, ये सभी किसकी? तो रटी होंगी महादेवी वर्मा की, ठीक है। महादेवी वर्मा के अतीत के चलचित्र, श्रृंखला की कड़ियां, ये सभी किसके? अब वो इन्हीं के हैं, ठीक है। डल झील कहाँ पर? डल बूझे, बुलर बूझे, ये सब कहाँ पर आपको देखने को मिलेगी? श्रीनगर में, ठीक है। जम्मू कश्मीर या श्रीनगर में डल झील देखने को मिलती है। क्लियर आप सभी को? अगला क्वेश्चन, मकाऊ किस देश की मुद्रा है? मकाऊ देश की मुद्रा क्या है बताना है। मकाऊ देश की मुद्रा क्या है? तो क्या बोलेंगे? पटाखा। मकाऊ की पटाखा हो जाएगी, याद रखेंगे। ऑप्शन भैया बी के साथ जाएंगे। किसके साथ? बी के जाएंगे, आप सभी को याद रखना, बी ऑप्शन के साथ जाएंगे। अगला, वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे फली फूली? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। वैदिक जो सभ्यता थी वो किस नदी के किनारे फली फूली? राइट आंसर क्या हो जाएगा? सरस्वती इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और सरस्वती जो थी वैदिक काल में सबसे पवित्र नदी मानी जाती है, सबसे पवित्र नदी। क्या बोलेंगे?
पवित्र नदी मानी जाती है। साथ ही आप सभी को पवित्र नदी मानी जाती है। सबसे याद रखें इसे देवी तमा, क्या बोलेंगे, देवी तमा, देवी तमा, माते तमा, क्या बोलेंगे, माते तमा, नदी तमा, माते तमा, नदी तमा, इसे ही कहा जाता था। ठीक है, याद रखें सरस्वती, इसी सरस्वती नदी जो थी मोस्ट इंपोर्टेंट कह सकते हैं, मतलब पवित्र नदी के रूप में जानी जाती है। अगला क्वेश्चन, तेरा भारतीय राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा संगठक कौन है? देखिए अगर पूछा जाए भारतीय आय, राष्ट्रीय आय जो है इसका सबसे बड़ा संगठक, तो क्या बोलेंगे, बिल्कुल सही, सेवा क्षेत्र वर्तमान में जीडीपी में सबसे बड़ा योगदान सेवा क्षेत्र का आता है। इसे तीसरा मतलब तृतीय क्षेत्र या तीसरा सेक्टर भी कहा जाता है। ठीक है, याद है तीसरा तीसरा क्षेत्र या तृतीय क्षेत्र भी कहा जाता है। याद रखें तीसरा क्षेत्र या तृतीय क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है, तो आज के 40 क्वेश्चन हमारे यहाँ समाप्त होते हैं। आपका स्कोर 40 में से कितना रहा आप जरूर बताएंगे। आपने कितना स्कोर किया, ऐसे लगातार वीडियो आप सभी को लगातार देता रहूंगा। जरूरत है बस लगातार आप सभी को जुड़ने की और एक बेहतरीन कंटेंट के साथ आप सभी को तैयार होने की। ठीक है, मैं लगातार क्वेश्चन करवाता हूँ, आप बेहतरीन कंटेंट प्राप्त करते हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये चैनल आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लगातार जुड़िए और मेहनत कीजिए, इस बार 80+ आपका टारगेट होना चाहिए। ठीक है, बाकी लगातार क्लासेस दी जा रही हैं। मैं आप सभी के लिए 1 तारीख से, क्या बोलेंगे, 1 अक्टूबर से संभावना सीरीज लेकर आ रहा हूं। कौन सी सीरीज सर? संभावना सीरीज लेकर आ रहा हूं। संभावना सीरीज में क्या होगा सर? संभावना उसी क्वेश्चन की करेंगे जो आएगा। यहां पर हम लोग हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, करंट अफेयर हर प्रकार के क्वेश्चन करेंगे। और भैया कैसे क्वेश्चन करेंगे? बिल्कुल अलग अलग। ठीक है, हिंदी वगैरह सबके क्वेश्चन करेंगे। जरूरत है बस आप सभी को लगातार जुड़ने की। ठीक है, बस चैनल अगर वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।